नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। तो वह एटम जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्लॉक या मेटल्स की बात करें, ये सारे मेटल्स होते हैं, वह एटम जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। अब अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ग्रुप के आते हैं, तो हम सीधे जानते हैं कि थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, एट्थ का ए बी सी तीनों, और हमारे पास थर्ड ए और थर्ड बी आते हैं। ठीक है, अब इनके पास जो है ट्रांजिशन कैसे होता है, क्योंकि ट्रांजिशन ये क्यों शो करते हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल्स की बोलते हैं, क्योंकि इनके पास जो है दो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दो इनकम्प्लीट सेल होते हैं, मिनिमम दो इनकम्प्लीट सेल हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं। चाहे 3D की बात करें या 4D सीरीज़ की बात करें या 5D सीरीज़ की बात करें, तो इसमें जो डी ब्लॉक होता है, डी और एस में ट्रांजिशन होता है क्यों होता है, ड्यू टू नियरली इक्वल एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी जो है लगभग सेम होती है, यानी एनर्जी डिफरेंस जो है वो थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे से ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो हमारा फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज आता है, स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम करके जो है। ठीक है, क्रोमियम हो गया आपका, मैग्नीज हो गया, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब हो गए। 4D सीरीज हो गया, 5D सीरीज हो गया। अब 5D सीरीज में थोड़ा सा क्या है, गैप है, क्योंकि लैंथेनाइट सीरीज भी इसी में आ जाती है, यानी 59 के बाद 58 से जो है और 71 तक हमारी लैंथेनाइट सीरीज हो जाती है, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियरेस्ट नोबल गैस, और उसके बाद n-1d 1 to 10 और ns 0 1 2 3, यानी s ऑर्बिटल में 0, 1 या 2 कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और n-1d यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो उसमें से एक कम, जैसे मान लीजिए n अगर मान लीजिए 4s हो रहा है, तो आपका 3d यानी n-1 यानी 4-1 3d में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। हम सबसे पहले जानते भी हैं कि s में कितने होते हैं, 1 2, p में हम जानते हैं कितने होते हैं, 6, d में जानते हैं 10, और f में जानते हैं कितने होते हैं, 14। ठीक है, तो अगर हम SPDF की बात करें तो SPDF में s में 1 या 2 होता है, या 0 मान ले सकते हैं अगर कोई नहीं है तो। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर उसी के अनुसार इसमें भी हम बात करें तो डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस में हमारा जो है 0 या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी 3D सीरीज में जैसे मान लीजिए हमारा इसका एटॉमिक नंबर हो गया 21। अब नियरेस्ट नोबल गैस की बात करें तो एटॉमिक नंबर 18 आर्गन हमारे पास होता है, तो आर्गन का हमने लिख दिया 18, 3D 1 और 4s। ठीक है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और डी में 1 इलेक्ट्रॉन। अब वही हमारा देखिए लिखा है 4d 1 to n-1d 1 to 10, तो हमारा 4s में जा रहा है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब 4s यानी n-1 करेंगे तो 3d, तो 3d 1 to 10 यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हमारा हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्कैंडियम जो है वो सबसे छोटा जो है हमारा ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, इसलिए इसको लाइटेस्ट ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ये हमारा सबसे पहला होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें आप बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेज की, तो हम लोग जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, दीज आर ट्रांजिशन मेटल बिकॉज दे सोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एट बैलेंसीज। इनकी बैलेंसी जो है वो घटती बढ़ती रहती है, कभी 2 करते हैं, कभी 4 करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +1 होती है, +7 होती है, +6 होती है, मतलब इनकी बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है। तो इसका रीजन देखिए क्या है, सोज वेरिएबल बैलेंसीज बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s इज वेरी लेस। 3D और 4s के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं। कभी 3D का इलेक्ट्रॉन s में चला जाता है, कभी s का इलेक्ट्रॉन 3D में चला आता है, जिससे इनकी बैलेंसी जो है घटती बढ़ती रहती है। और बैलेंसी घटती बढ़ती रहती है जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं, जिससे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी घटता बढ़ता रहता है। जैसे हम बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और अगर मैक्सिमम बात करें तो +3 हो जाता है। टाइटेनियम का 2 है मिनिमम, उसका 4 है। ऐसे हम लोग वैनेडियम का +2 और +5, क्रोमियम का +1 से +5
6 हो गया मैक्सिमम, मैग्नीज का +2 और मैक्सिमम 7, आयरन का जो है +2 और मैक्सिमम +6, कोबाल्ट का +2 और मैक्सिमम +5, निकिल का +2 और +4 इसका मैक्सिमम, कापर का हम जानते हैं +1 मिनिमम होता है, +2 मैक्सिमम होता है, ठीक है। और अगर जिंक की बात करें तो इनका +2 ही होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके निकल जाते हैं तो इसमें 28 एटॉमिक नंबर कितना बनता है 28, ठीक है। तो ये जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। तो इसमें जो है बैलेंसी चेंज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसका बैलेंसी क्या होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दूसरा हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड की, जो इसके कंपाउंड होंगे उसका नेचर कैसा होगा। तो कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो है, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, जैसे हमारा हो गया +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया, दीज आर कोवैलेंट, ये ऑलवेज कोवैलेंट होंगे, इनका नेचर एसिडिक होगा और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पहले से ही जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने के काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होते हैं, जैसे KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ये सब सारे क्या हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के काम आते हैं, ठीक है। तो हमारा KMnO4 अगर बात करें, देखिए मैग्नीज इसमें क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, इसकी बैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो इसमें +7 इसका मतलब ये कैसा है, हाई यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और ये कैसा है, कोवैलेंट है, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, और एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये सारे के सारे, जिसमें देखिए +6 है, इसमें भी +6 है, तो ये हमारे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है, और ये कैसे हैं, ऑलवेज कोवैलेंट इन नेचर, इनका हमेशा नेचर जो है वो कोवैलेंट होता है। दूसरी अगर बात करें, अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो मिनिमम करेंगे तो इनका नेचर जो है आयनिक हो जाएगा, ठीक, और ये बेसिक हो जाएंगे, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। इनका जो नेचर है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हो जाएगा, यानी एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे MnCl2 हो गया, इसमें +2 है, CrCl3 यानी क्रोमियम क्लोराइड का, इसमें भी +3, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसमें देखिए Mn+2+ और Cl अगर -2Cl- यानी माइनस में जाएगा Mn+ में, तो ये कैसा हो गया, आयनिक हो गया। ऐसे Cr3+ और Cl- ये भी आयनिक हो गया। इनका नेचर कैसा, बेसिक हो गया, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अगर ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी +4 की बात करें, तो ये कैसे हो जाएंगे, कोवैलेंट हो जाएंगे, यानी कोवैलेंट रहेंगे, और इनका नेचर एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिडिक भी होंगे एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, नेचर ऑफ कंपाउंड, इनके कंपाउंड के नेचर कैसे होंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें एटॉमिक साइज़ की, इनकी साइज़ कैसी होगी, ठीक है। तो साइज़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी पीरियड की बात करें या सीरीज़ की बात करें, तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट अगर जाते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज़ डिक्रीज होती है, साइज़ घटती जाती है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द सीरीज इन सीरीज एटॉमिक साइज डिक्रीज ग्रेजुअली, मतलब तेज़ी से क्या होती है, घटती है, एंड रिमेन एट लीस्ट सेम बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल which creates shielding effect, shielding which is also known as screening effect, which decreases the force of attraction on valence shell। जो क्या करता है, देखिए सील्डिंग या डी सील्डिंग इफेक्ट जो होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देता है। तो जब अट्रैक्शन घटा दे यानी रिपल्सन को बढ़ा देता है, तो ये रिपल होके क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। तो साइज़ जनरली क्या होनी चाहिए, साइड लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है, तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, इनकी साइज़ बढ़ जाती है। यानी ये धीरे धीरे क्या, स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, उसके बाद जैसे आयरन और कोबाल्ट का लगभग जैसे क्या होना चाहिए कि आयरन का कोबाल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, साइज लगभग सेम हो गई।
कोबाल्ट से निकल की लगभग सेम हो गई, लेकिन जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए और ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता चला गया, तो देखिए कॉपर का ज़्यादा हो गया और जिंक का उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो कह रहा द फेनोमेनन ऑफ reduction the force of attraction of the nucleus on the outermost valence electron due to presence of inner shell electron। तो बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बीच के इलेक्ट्रॉन हैं, बीच के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, वो रिपल्सन करते हैं। तो रिपल्सन, जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। तो रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है, जो बाहर वाले हैं, बाहर वाले के बीच में, ठीक है, जो बाहर वाला है उसके बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। जैसे ये हो गया इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये दूर भागते हैं, इससे क्या होते हैं, ये दूर भागते हैं। तो दूर भागने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में रिपल्सन होने की इनकी साइज बढ़ने लगती है। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज तो जनरली घटनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो होता है उसकी साइज फिर से कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद फिर वो बढ़ने लगती है। तो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो टॉप टू बॉटम जाने पर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं। अगर हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो जैसे टॉप 1s हो गया, फिर क्या हो गया 2s आता है, ठीक है, 3s आता है, 4s आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि डिस्टेंस इसकी बढ़ती चली जा रही है। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो गया तो डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो उसकी साइज़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हम लोग क्या जानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, इंक्रीज क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन क्या होता है कि लेंथेनाइट तक पहुँचते लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से साइज में थोड़ा चेंजेस होता है, जैसे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हम लोग अलग वीडियो में थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, साइज़ चेंज होती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज़ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे सेल बढ़ता चला गया, सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी साइज इंक्रीज होती चली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर्ड आयन फॉर्मेशन, कि ये कलर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यह आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो ड्यू अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो अगर इसकी शिफ्टिंग होती है तो क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के कैटायन जो हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कलर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब उसमें से कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, जैसे उनकी हम बात कर लेते हैं कौन कौन नहीं करता है। जैसे कॉपर +1 हो गया, जिंक +2 हो गया, स्कैंडियम +3 हो गया, और टाइटेनियम +4 हो गया, वैनेडियम +5 हो गया। क्या होता है कि A+1 होने के बाद या +2 होने के बाद +3 +4 +5 होने के बाद क्या होते हैं, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। तो हम जानते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और अगर उनके मैग्नेटिज्म की बात करें तो कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते यानी फील्ड इलेक्ट्रॉन, जो सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, पेयर्ड हैं, तो वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, यानी इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं। वही हम बात करें Mn+2 की, कोबाल्ट 2+ की, तो ये दोनों कैसे होते हैं, पिंक कलर के। जैसे मन को गुलाबी रखो, Mn और CO कोबाल्ट यानी मैग्नीज और कोबाल्ट, ये दोनों कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। Fe2+ हो गया, वेनेडियम 3+ हो गया, निकल 2+ हो गया, क्रोमियम 3+, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, ठीक है। तो इनकी बात करें, फिजाएँ भी नहीं करेले जैसी हरी भरी, ठीक है, फिजाएँ भी नहीं करेले जैसी हरी भरी, यानी
फेरस का 2+, वैनेडियम 3+, निकिल 2+, और क्रोमियम 3+, ये ग्रीन कलर के होते हैं। वहीं Fe3+ की बात करें, क्रोमियम 6+ की बात करें तो ये दोनों कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, यानी फिक्र करोगे तो पीले पड़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके फिजिकल स्टेट की, तो हम जानते हैं कि सारे के सारे क्या हैं, नाम से ही पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स, यानी सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो मेटल्स कहते हैं जनरली क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे मेटल्स में, मेटल्स आर हार्ड, रिजिड, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या हैं, तो सारे मेटल्स हैं। तो दीज आर वेरी हार्ड, रिजिड इन सॉलिड, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाईली जो है मेटेलिक स्ट्रेंथ, इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ या ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, ये हाईली बॉन्डेड होते हैं, बहुत ही क्लोज बॉन्डेड होते हैं। तो क्लोज बॉन्डेड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ही हो गया पहली प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे होते हैं, वेरी हार्ड, रिजिड इन सॉलिड, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, इनकी मेटेलिक बॉन्ड होती है, जो प्रेजेंस होती है, इसकी वजह से इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मेटेलिक स्ट्रेंथ की बात करें किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ जो है कि नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करती है। वही हमने कहा कि इसमें मेटेलिक बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और साइज़ की बात करें तो साइज़ जितनी छोटी होगी मेटेलिक बॉन्ड उतना ही अच्छा होता है, तो उससे क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, हार्डनेस, यानी हार्डनेस अगर है तो इसका मतलब वो सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी यानी चमक और उसमें तन्यता का जो गुण होता है वो भी ज़्यादा होता है, वही सी की मेटेलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये के सारे क्या हैं, मेटेलिक स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी साइज़ भी एक तरीके से काफ़ी छोटी होती है। और साइज़ छोटी होने की वजह से क्या होगा, मेटेलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और मेटेलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इसका मतलब इनका जो है मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, यानी ये मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर हम यही बात करें आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इन सब की, तो ये सब क्या हैं कि सारे के सारे क्या हैं, साइज इनकी ज़्यादा है, तो इसलिए इनका जो है मेटेलिक स्ट्रेंथ कम है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा कम है। अब अगर 3D सीरीज़ में बात करें तो ये लीस्ट मेटेलिक होता है जिंक। 3D सीरीज़ की अगर बात करें तो उसमें लीस्ट मेटेलिक कौन सा होता है, जिंक, क्योंकि इसकी साइज़ सबसे बड़ी होती है। साइज़ सबसे बड़ी होने की वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, इसलिए कैसा होता है, वोलेटाइल मेटल होता है। वोलेटाइल मतलब जो सेल्फ इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसी ग्रुप की बात करें तो मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है इस ग्रुप का सबसे हैवी एलिमेंट होता है। ठीक है सर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होने की वजह से यानी इसकी साइज़ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्या होता है, लिक्विड ड्यू टू लीस्ट मेटेलिक स्ट्रेंथ, साइज़ सबसे ज़्यादा, साइज़ अगर इसकी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई, तो इसकी मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, सबसे कम हो गई। तो मेटेलिक स्ट्रेंथ सबसे कम होने की वजह से क्या होता है, इसका जो है ये लिक्विड स्टेट में हो जाता है, और इसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, दीज आर पैरा मैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द देयर डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, जो 1 2 3 जैसे भी होंगे वो रख के हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 है तो n की जगह 1 करेंगे, 1 और 1 प्लस जो है 2 यानी 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, √3 यानी 1.732 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अदर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि ये जिसके पास क्या होता है, डी ट्रांजिशन शो करने की कैपेसिटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में डी ऑर्बिटल जो है खाली होता है, जिसकी वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। एलॉय फॉर्मेशन, कई मेटल के साथ मिलकर एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी फॉर्मेशन करते हैं, और कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारा रह गया आज का जो है टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे यानी ट्रांजिशन मेटल्स कुछ इस तरह से ही
एक्सप्लेन करके समझा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।